हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड काफी तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें इसका हेल्प से ये भी हम लोग सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है और यहाँ पे ये डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोवाइडेड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये सारे कैलकुलेशंस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो किए हुए हैं ये हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हुए किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है जिसका वैल्यू 0 होता है ये हमारा रेफरेंस लेवल है। अब बाकी इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल या तो 0 से अधिक होगा यानी पॉजिटिव या फिर 0 से कम होगा या नेगेटिव। ओके, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है या फिर ये इंक्रीज कर रहा है, इसकी हायर वैल्यूज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन की पॉसिबिलिटी अधिक है। हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड हैज हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस। ओके, और क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट रिडक्शन रिएक्शन के हिसाब से किया हुआ है। जैसे अगर पहला एग्जांपल को देखें, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और फ्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये सारे रिएक्शंस जो है वो रिडक्शन रिएक्शन ही है। इसीलिए क्योंकि हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस, इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज फेवरेबल। ओके, तो जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवरेबल। और क्योंकि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे कैथोड। जहां पे रिडक्शन होता है उसको कहते हैं कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो उसे कहते हैं एनोड। ओके, अब ठीक इसी तरह से अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो होगी वो घटेगी और रिड्यूस करने की टेंडेंसी जो होगी वो बढ़ेगी। जैसे अगर Li प्लस लिथियम के बारे में हम लोग बात करें, तो Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और लिथियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। यानी कि ये जो है Li प्लस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये बहुत ही कम है, और इसका ठीक ऑपोजिट लिथियम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का वो बहुत ज्यादा है, जो कि बैकवर्ड रिएक्शन है। लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जितना लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हो उतना बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल। ओके, और क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे एनोड। तो इस तरह से हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अभी हमें इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू रिड्यूस, और वो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। और जितना कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा और उसमें ऑक्सीडेशन ज्यादा फेवरेबल है। सो एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फीचर्स को समझने के बाद आइए स्टडी करते हैं इसके फर्स्ट एप्लीकेशन को, जो कि है सेल्फ फिजिबिलिटी डिसाइड करना, और जो भी फिजिबल केमिकल रिएक्शन होगा उनमें इलेक्ट्रोड्स को कैसे हम लोग सेलेक्ट करें। ओके, तो इसके लिए हम लोग मोस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे जो कि बुक्स में भी दिया होता है, कॉपर का और जिंक इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो +0.34 वोल्ट है, और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगेन स्टैंडर्ड, ये है -0.76 वोल्ट। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी समझा कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ओके, और lower the reduction potential, lower will be the tendency of that electrode to get reduced, but ठीक इसका ऑपोजिट, उस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की अधिक होगी। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे
और हम लोग ये देख सकते हैं कि कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जिंक के मुकाबले अधिक है, यानी कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की अधिक होगी। कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की अधिक होना, इसका मतलब है कि Cu2 प्लस की टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की अधिक होगी Zn2 प्लस के दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी के मुकाबले। ओके, यानी कि यहाँ पे Cu2 प्लस जो होगा वो रिड्यूस होगा। और ठीक अगर हम लोग जिंक में ये इस चीज को अप्लाई करें तो Zn एटम, नॉर्मल एटम की टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की और कन्वर्ट हो जाने की Zn2 प्लस में, ये टेंडेंसी जिंक की अधिक होगी, यानी जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की अधिक होगी कॉपर एटम के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर हमें फिजिबल केमिकल रिएक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम लोग कुछ ऐसे करेंगे कि जिसकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगी उसका नॉर्मल एटम, यानी यहाँ पे जिंक, विल रिड्यूस, कि जिसकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगी उसके कैटायंस को वो रिड्यूस करेगा। तो जिंक जो है वो कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस करेगा और कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, और जिंक एटम्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे Zn2 प्लस कैटायन में। ठीक है, और इसलिए हम लोग फिजिबल रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि Zn प्लस Cu2 प्लस विल गिव अस Zn2 प्लस प्लस Cu। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो गया Zn2 प्लस में और कॉपर 2 प्लस रिड्यूस हो गया कॉपर एटम्स में। ओके, और अगर हम लोग इसका ऑपोजिट रिएक्शन कराना चाहे कि कॉपर प्लस Zn2 प्लस विल गिव अस जिंक एंड कॉपर 2 प्लस, तो ये रिएक्शन जो है ये नॉन फिजिबल होने वाला है, ये रिएक्शन ऑकर ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की नहीं है और Zn2 प्लस की टेंडेंसी रिड्यूस होने की नहीं है। ये हम लोग सारा कंक्लूजन तभी निकाल रहे हैं जब कॉपर और जिंक को कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि कॉपर के जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले तो जिंक की टेंडेंसी उस इलेक्ट्रोड के मुकाबले रिड्यूस होने की अधिक हो सकती है। तो वहां पे हम लोगों को उस हिसाब से रिएक्शन लिखना होगा। एज लॉन्ग एज हम लोग जिंक और कॉपर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिजिबल रिएक्शन जो होगा वो होगा Zn प्लस Cu2 प्लस विल गिव अस Zn2 प्लस प्लस Cu। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है इलेक्ट्रोड के बारे में। तो जहां पे रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। तो हमें यहाँ पे पता है कि हायर द रिडक्शन पोटेंशियल हायर विल टेंडेंसी टू रिड्यूस, और वो इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है इसीलिए कॉपर विल एक्ट एज एन कैथोड, वेयर एज जिंक विल एक्ट एज एन एनोड। ओके, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेल, एक बार फिजिबल रिएक्शन पता चल गया तो उनमें से कौन से इलेक्ट्रोड्स कैसे सेलेक्ट करना है इसको हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा वो कैथोड होगा, जिसका कम होगा वो एनोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब पॉइंट्स को अगर समराइज करके कुछ नोट्स लिख ले तो अगेन हम लोग फिर से ये बात दोहरा रहे हैं। हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी होगा वो इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल हायर है इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखेंगे तो जितना कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और जितना कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो एनोड की तरह कम करेगा। अगेन इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखिए तो इट शुड बी हाई वैल्यू फॉर एनोड। ओके, और फाइनली इस पॉइंट को प्लीज याद रखिए, ये बहुत काम आने वाला है। लो रिड्यूसेस हाई और हाई ऑक्सीडाइजेस लो। ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हायर वाले को रिड्यूस करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो लोअर वाले को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस कर रहा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है कॉपर के मुकाबले, और कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस एक्चुअली वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन जिंक। ओके, नाउ लेट अस स्टडी आवर सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हमें वो डेटा प्रोवाइडेड होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, और हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा
या फिर कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो कि रिड्यूसिंग पावर के स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना हो इन इलेक्ट्रोड्स को। तो अगेन हम लोग सेम प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं कि हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। यानी कि यहाँ पे जैसे डेटा जो प्रोवाइडेड है, इनमें फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +2.87 वोल्ट है, जो कि बाकी से अधिक है, और इसलिए फ्लोरीन की टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की और कन्वर्ट हो जाने की फ्लोराइड एनायन में ये बहुत ज्यादा है। यानी फ्लोरीन जो है आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसीलिए फ्लोरीन इज गोइंग टू बी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग अमंग ऑल दीज 5 इलेक्ट्रोड्स। ओके, यानी कि कंक्लूजन ये है कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोड उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, और ठीक इसका ऑपोजिट, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड जो है वो घटेगा, और टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ये बढ़ेगा, है ना। जैसे लिथियम के बारे में बात करें तो Li+ की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की और कन्वर्ट हो जाने की लिथियम एटम में ये बहुत ही कम है। यानी कि लिथियम की टेंडेंसी जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ये अधिक है, और क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसीलिए यहाँ पे जो है वो लिथियम इज गोइंग टू बी स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर, और लिथियम इज गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो इस को हम लोग ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ज्यादा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो इलेक्ट्रोड, और जितना ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो इलेक्ट्रोड काम करेगा। तो बस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ट्रैक करेंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी वैल्यू अधिक होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस पॉइंट पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन को हम लोग एक्चुअली सॉल्व भी करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि एडवांस्ड में भी पूछा गया है। So now let us solve one of the questions that was asked in JEE Advanced 1999. इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि गैस X at 1 atmosphere is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y minus and 1 molar Z minus at 25 degrees Celsius. If the reduction potential of Z is greater than Y is greater than X, then ये चार ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड है, और इन चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि y के टर्म्स में ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और इसीलिए पहले हम लोग y के टर्म्स में ही डिस्कस करेंगे। तो अगेन हम लोग सेम प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं। जो हमारा कंक्लूडिंग लाइन था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में वो ये था कि लो रिड्यूसेस हाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हायर वाले को रिड्यूस करता है, और हाई ऑक्सीडाइजेस लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो लोअर वाले को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, तो यहाँ पे जो y है ये दोनों के बीच में है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि y का रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि z से कम है, तो y विल रिड्यूस z, एंड y विल ऑक्सीडाइज x क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल x के मुकाबले अधिक है। ओके, अब इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोगों को चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन अगर चूज करें, हम लोग पढ़े y will oxidize x, higher oxidizes lower, तो हाँ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है, एंड नॉट z, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। y will oxidize x and not z, y will reduce z, ओके, low reduces high, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हमें मिल रहा है। ऑप्शन बी को अगर स्टडी करें, y will oxidize z, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि y का रिडक्शन पोटेंशियल z के मुकाबले कम है, तो y will reduce z। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर पढ़े, y will oxidize both z and x, तो अगेन ये भी गलत हो गया, z को तो ये नहीं ऑक्सीडाइज करेगा, x को ऑक्सीडाइज कर सकता है।
ऑप्शन डी को पढ़े, y विल रिड्यूस बोथ z एंड x, तो अगेन ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। y z को तो रिड्यूस कर सकता है लेकिन x को रिड्यूस नहीं कर सकता है, x को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, तो चारों ऑप्शन को एनालाइज करने के बाद हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द गिवन डेटा। ओके, तो देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जस्ट बाय कंक्लूडिंग। एक हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा के हेल्प से, और वो कंक्लूजन जो है हम लोगों को थ्रू आउट द क्वेश्चंस, वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प जरूर करेगा। तो आप लोग भी इस लाइन को बिल्कुल अपने मेमोरी में रखिए फ्रेश हमेशा, और इसको बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लो रिड्यूसेस हाई या फिर हाई ऑक्सीडाइजेस लो। ओके, और हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के टर्म से पूछा जाता और ये कहा जाता कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो आंसर हो जाता बी, सी एंड डी। क्योंकि एडवांस्ड में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न के बेसिस पे पूछे जाते हैं, इसीलिए हमेशा ये आदत या हैबिट बनाएं कि अगर सिंगल चॉइस ऑप्शन भी करेक्ट हो तो हम लोगों को बाकी तीनों ऑप्शन भी एनालाइज करना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि उनमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी गलत है तो क्यों गलत है, ताकि हम लोग उसको दूसरे क्वेश्चन पैटर्न में भी अप्लाई कर सके। ओके, अब इन्हीं में अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखना हो इन्हीं इस डेटा के बेसिस पे, तो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। जैसे, क्योंकि Z का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है Y और X दोनों से ही बड़ा है और हायर ऑक्सीडाइजेस लो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Z कैन ऑक्सीडाइज बोथ Y एंड X। ओके, ठीक उसी तरह से अगर X के टर्म्स में देखें तो X कैन रिड्यूस बोथ Y एंड Z, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। और y कैन रिड्यूस z, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन ए के टर्म्स में मिलता जुलता है, एंड नॉट x, है ना। ऑप्शन ए का थोड़ा सा ऑपोजिट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, लेकिन ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Let us now learn the next application of electrochemical series, जो कि है calculation of EMF of the cell। एक बार हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि दो इलेक्ट्रोड्स अगर हम लोग चूज करते हैं तो उनमें कौन एज ए कैथोड और कौन एज एन एनोड काम करेगा, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से कनेक्ट करने वाले हैं। और एक बार कनेक्शन पूरा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा उस सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया तो वहां पे करंट डेवलप होने लग जाएगा, जो कि हमारा पर्पस है इस पूरे सेटअप को बनाने का। तो अब हमें ये मेजर करना है कि जो करंट डेवलप हो रहा है या दो इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं हम लोग, उससे उस सेल का ईएमएफ कितना डेवलप होता है। ओके, अगेन हम लोग इस बात को रिपीट करेंगे कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह काम करता है, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एज एन एनोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा और जिंक एनोड की तरह काम करेगा। अब इन दो इलेक्ट्रोड के हेल्प से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार होगा, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ यूं कर सकते हैं कि सबसे पहले एक कंटेनर ले ले जिसमें Zn2 प्लस आयंस मौजूद हो, और उनमें हम लोग डिप कर दे जिंक रॉड को। ओके, और ठीक इसी तरह से हम लोग कॉपर के लिए भी प्रिपेयर करें, कॉपर रॉड को डिप कर दे Cu2 प्लस आयन के सॉल्यूशन में। अब इन दो इलेक्ट्रोड्स को अगर हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर वायर्स, और इस पूरे सर्किट को हम लोग कंप्लीट करना होगा सॉल्ट ब्रिज के हेल्प से। हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये जो सेल तैयार होगा इसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करें इसको हम लोग सीख रहे हैं। ओके, तो एक बार जैसे ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, और जिंक मेटल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो उसको हम लोग बोलते हैं एनोड।
और ठीक उसी तरह से कॉपर वाले कंपार्टमेंट में क्या होगा कि Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां पे ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, और ये एज ए कैथोड की तरह काम करेगा। अब जैसे जैसे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगेगी। ओके, अब क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टैटिक नहीं रहेगा, बल्कि इस सर्किट में वो सर्कुलेट करने लगेगा। और यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहा है, तो इस एनोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस डिपोजिशन शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में भी मूव करने लगेंगे फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड की तरफ ये बढ़ने लगेंगे, जहां पे कॉपर 2+ जो है वो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा और कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉपर रॉड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एग्जिट हो रहा है, कॉपर 2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस गैल्वेनिक सेल में हम लोगों को पोलैरिटी याद रखनी है। एनोड की पोलैरिटी होती है नेगेटिव चार्ज और कैथोड की पोलैरिटी होती है पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इस सर्किट में अगर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर फिट कर दे तो ये गैल्वेनोमीटर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको डिटेक्ट करने लगेगा, हमें एम्पियर में इसका वैल्यू मिल जाएगा। और अगर इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हम लोग एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे तो इस सेल में कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। और हमारा पर्पस यही है कि इस ईएमएफ को कैलकुलेट करना। ओके, हमें ये जानना है कि ये वोल्ट मीटर पे कितनी रीडिंग आ रही होगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है इनको हम लोग समराइज कर लेते हैं कि जब ये सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम एनोड और ये कैथोड की तरफ जाएगा। और फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। अब ये जो रीडिंग इन वोल्ट मीटर है इसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट सेल। सारे सारे जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है वो अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे है और इसलिए ये सिंबल लगा हुआ है ई नॉट। ओके, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड कंडीशन का ये मतलब है कि जो मोलर कंसंट्रेशन होगा आयंस का वो होना चाहिए 1 मोलर, और अगर गैस यूज हो रहा है इलेक्ट्रोड में तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग पुट कर दे ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे हमें पता है कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 माइनस, और इस पे माइनस कर देना हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि है -0.76 वोल्ट। तो ये कैलकुलेशन करने पे इसका रिजल्ट आएगा 1.1 वोल्ट। तो यानी कि इस पूरे सेल से 1.1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प कर रहा है करंट के फ्लो होने में। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल पता हो तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देना है एनोड, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से माइनस कर देना है एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को। Now, based on what we have learned, let us solve one example जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड चूज किया है सिल्वर और कॉपर को। यहाँ पे सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.3 वोल्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर इन दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करके हम लोग एक सेल डेवलप करते हैं तो उससे कितना ईएमएफ जनरेट होगा। अगेन हम लोग सेम प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो उससे हम लोग पहचान लेंगे कि कौन कैथोड की तरह काम करेगा, इस केस में सिल्वर, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड की तरह काम करेगा, इस केस में कॉपर।
और ईएमएफ का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने सीखा, ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, तो हमें 0.56 वोल्ट का ईएमएफ मिलेगा अगर इन दो इलेक्ट्रोड्स के हेल्प से हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करते हैं तो। ओके, अगर अगर हम लोग सेल रिएक्शन लिखना चाहे तो यहाँ पे जो कॉपर है, it will reduce silver ions into silver atoms and itself get oxidized to copper 2 plus ion, और इस सेल का ईएमएफ होगा प्लस 0.56 वोल्ट। ओके, और यही फिजिबल केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ठीक उसी तरह से सिल्वर आयंस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिल्वर आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि दो सिल्वर आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शंस में बैलेंस रहे। ओके, अब अगर हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे, जैसे कि इन सभी स्पीसीज में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, या फिर पोलैरिटी ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, तो इसका आंसर अगेन हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे पता करना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसमें जो न्यूट्रल फॉर्म है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी Cu2 प्लस और Cu आप देख रहे हैं जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसमें जो न्यूट्रल फॉर्म है कॉपर, इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे भी हमें पता कर सकते हैं एक बार सेल रिएक्शन अगर लिख लिया हो तो यहाँ पे सिल्वर आयंस का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए सिल्वर आयन विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और पोलैरिटी ऑफ सिल्वर एंड कॉपर कैसे पता करें, तो हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड की पोलैरिटी नेगेटिव होती है जहां पे ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, यानी कॉपर, कॉपर की पोलैरिटी जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी और सिल्वर की पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हम लोग चूज कर रहे हैं तो उससे तैयार होने वाले सेल को एक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें, सच दैट कि जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को सेल के बारे में चाहिए वो उस इक्वेशन से कन्वे हो जाए। अगर हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड चूज कर रहे हैं कॉपर और सिल्वर, तो बेस्ड ऑन आवर लर्निंग हम लोगों ने ये सेल रिएक्शन तैयार किया है जिसमें कॉपर सिल्वर कैटायन को रिड्यूस कर रहा है सिल्वर एटम्स में और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कॉपर 2 प्लस कैटायंस में। अब इसी को हम लोगों को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन का दो पार्ट होता है, जिसमें पहला पार्ट लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो एनोडिक कंपार्टमेंट का होता है और राइट साइड वाला जो है वो कैथोडिक कंपार्टमेंट का होता है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पार्ट जो है वो डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेटेड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब एनोडिक कंपार्टमेंट में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें तो हम लोगों को ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए, जैसे कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu2 प्लस कैटायन में। और ठीक उसी तरह से अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट में आए तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हमें रिडक्शन दिखना चाहिए, यहाँ पे Ag प्लस कैटायन रिड्यूस हो रहे हैं Ag एटम्स में। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एक ही कंपार्टमेंट के अंदर अगर अलग अलग फेज मौजूद हो तो उसे सिंगल वर्टिकल लाइन से डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर सॉलिड और Cu2 प्लस एक्वस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। ब्रैकेट में हम लोग कंसंट्रेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को पढ़ के हमें समझ जाना है कि जो कॉपर होगा वो Ag प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये लेफ्ट टू राइट रिएक्शन ऐसे मूव करेगा जिसमें रिएक्टेंट जो होंगे वो कॉपर और Ag प्लस है। और ये जो राइट वाला पोर्शन है दोनों ही हिस्सों का Cu2 प्लस और Ag, ये प्रोडक्ट में अपीयर होने वाले हैं।
जैसे कि हम लोग ऊपर सेल रिएक्शन में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग फाइनली ये सीखते हैं कि अगर किसी सेल इक्वेशन में जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ना मेंशन किया गया हो, तो हम लोग उस सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, और सेल का रिप्रेजेंटेशन हमें दिया गया है जिसमें एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 प्लस केटायन में, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कॉपर 2 प्लस रिड्यूस हो रहा है कॉपर एटम में, और कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन मेंशन्ड है ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, और इसीलिए हम लोग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो वो तो केवल स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ही वैलिड होता है, इस कंडीशन में वो वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन में जो है हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम लोग ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते और हमें इस सेल का ई नॉट सेल मिल जाता 1.1 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है और इसलिए हम लोग अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को। तो अब सीखते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग ये जो कंसंट्रेशन है इसको मार्क कर ले अगेन 0.1 मोलर और 0.01 मोलर, और इस सेल रिप्रेजेंटेशन को सेल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें जिंक कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस कर रहा है कॉपर एटम्स में और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है Zn2 प्लस आयंस में। ओके, अब जो नस्ट इक्वेशन है वो कहता है कि ई सेल, ओके, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोगों ने नहीं लगाया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट नोट। तो इसको पढ़ते हैं सिर्फ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल में हमें माइनस कर देना है ये पूरा टर्म माइनस आर टी अपॉन एन टाइम्स एफ एल एन, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस जो कि प्रोडक्ट साइड में अपियर हो रहा है वो आयन आएगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ओके, और ये जो कंसंट्रेशन है इनको पावर में रेज करना होता है, खैर यहाँ पे तो इनका पावर 1 है इसीलिए ये एज इट इज है। किसी और इक्वेशन में अगर इनका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होगा तो वहां पे आयन का कंसंट्रेशन टू द पावर दैट पर्टिकुलर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें रखना होगा। ओके, यहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एसआई यूनिट में इसका वैल्यू हो जाता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू मेंशन किया गया है क्वेश्चन में 298 केल्विन। फैराडेज कांस्टेंट एफ, इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली, और हम लोगों को यहाँ पे n निकालना होगा। इस n को निकालने के लिए हम लोगों को इस सेल रिएक्शन को कैथोड और एनोड दोनों में ही ब्रेक डाउन करना होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल आर टी और एफ का वैल्यू अगर रख दे तो ये आ जाएगा -0.0591 अपॉन n log Zn2 प्लस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ पे ln को log के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है, 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है सारे कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे किसका किसका वैल्यू रखा गया है, r का, t का और f का, और n जो है वो अब रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। और n को निकालने के लिए क्या करना है कि कैथोड का रिएक्शन अलग लिखना है और एनोड का रिएक्शन अलग लिखना है। और n क्या है, n को हम लोग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वही है n। अब हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशन में n का वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसी सुइटेबल नंबर से और उसको सेम बनाकर n का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ तो n का वैल्यू जो है वो 2 है, तो हम लोग डायरेक्ट ई सेल इज इक्वल टू 0.11 ई नॉट सेल का वैल्यू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, एन का वैल्यू 2 है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज हो रही है। लॉग कंसंट्रेशन Zn2 प्लस का दिया हुआ है 0.01 मोलर और कॉपर 2 प्लस का दिया है 0.1 मोलर। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इस ई सेल का वैल्यू मिल जाएगा 1.07 वोल्ट।
तो फाइनली हम लोग इस लेक्चर को समराइज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक साथ फिर से स्टडी करते हुए, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग ध्यान में रखिए प्लीज, कि ये सिंपल सा लाइन है, लो रिड्यूसेस हाई एंड हाई ऑक्सीडाइजेस लो। अब इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको याद रखें तो। जो गिवन डेटा है, अगेन हम लोग सारा एप्लीकेशन इन गिवन डेटा में कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए ये कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले, अगर इस लाइन को हम लोग इन तीन गिवन डेटा में अप्लाई करें, ए बी सी में, तो जो स्टेनम है वो दैट कैन रिड्यूस Fe3+ लो रिड्यूसेस हाई, या फिर जिंक जो है इट कैन रिड्यूस बोथ Sn2+ एंड Fe3+, इसी बेसिस पे। ओके, और ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिखे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Fe3+ विल ऑक्सीडाइज बोथ Sn एंड Zn, जबकि Sn2+ कैन ऑक्सीडाइज ओनली जिंक। ओके, इस तरह से हम लोग कोई भी स्टेटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो इस डेटा के बेसिस पे, तो इस लाइन के बेसिस पे ही हम लोग उसका करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग ए और बी को इलेक्ट्रोड चूज करते हैं तो इनमें अगेन कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कैथोड कौन होने वाला है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर है वो कैथोड की तरह काम करेगा, तो Fe3+, जो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना। एनोड कौन काम करने वाला है, जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, स्टेनम लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और Sn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड में बैकवर्ड रिएक्शन इज फिजिबल, कैथोड में फॉरवर्ड रिएक्शन इज फिजिबल, जब तक हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा देख रहे हैं। ओके, अगर सेल रिएक्शन लिखना हो तो हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर को सेम बनाना है। यहाँ पे कैथोड में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैथोडिक रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। अगर हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन में n का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल नहीं थी शुरू में, इसलिए हमें कैथोड को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो गई, और इसलिए n का वैल्यू अगर पुट करना हो नर्स्ट इक्वेशन में तो 2 पुट करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इनॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनॉट सेल जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कर देने पे हमें इनॉट सेल मिलता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ है सेल का। सेल रिप्रेजेंट कैसे करना है, पहले एनोड का रिएक्शन लिखना है, जो है यहाँ पे स्टेनम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Sn2+ और Fe3+ इज बीइंग रिड्यूस्ड टू Fe2+, और दोनों ही कंपार्टमेंट डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट होंगे, और एक कंपार्टमेंट में अलग अलग फेज सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट होगा। नर्स्ट इक्वेशन में जैसे हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कि जो राइट साइड है वहाँ दोनों ही आयन मौजूद है, Fe2+ और Sn2+, तो दोनों का ही कंसंट्रेशन आएगा। और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है Fe2+ का वो 2 है, इसलिए Fe2+ का कंसंट्रेशन इज टू द पावर 2 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है सेल रिएक्शन में, उसी हिसाब से नर्स्ट इक्वेशन में भी वो फैक्टर इंक्लूड होगा। ओके, अगर इन्हीं तीनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों को रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना हो, तो जितना लेस वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जिंक विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फॉलोड बाय स्टैनम, फॉलोड बाय Fe2+, और ठीक इसका ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, या ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा। Fe3+ is the strongest oxidizing agent among all three given electrodes, okay, or Zn2+ will be weakest oxidizing agent। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर ने आपका हेल्प किया होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी करने में। हम लोगों ने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन पे एक सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट का लिंक भी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके सीख सकते हो, अगेन अप्लाई कर सकते हो इस पूरे लेक्चर में जो भी आप लोगों ने सीखा।
इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आप लोग प्लीज उसको पोस्ट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम एज क्विकली एज पॉसिबल. So thank you so much once again, and I will see you in the next video.